अंग्रेजों की संधियां हुई, जिसके लिए समय समय पर निम्नलिखित अंग्रेजों को भेजा गया: मेटकाफ, एल्फिंस्टन, मालकोम और सीटॉन। इन लोगों को लाहौर, काबुल, तेहरान और सिंध भेजा गया, जिससे कि वो डिफरेंट जगह पर जाकर के संधियां करे। तो संधि जितना जिक्र हम किए हैं, ये सब जगह संधि अमीर का हुआ है ब्रिटिश के साथ। ठीक है रानी, इज इट क्लियर? इतना देर क्यों रिस्पॉन्स में तुम लोगों को होता है भाई? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, जितनी संधियां हुई ये 4 जगह 4 आदमी भेजेगा, इसमें कंफ्यूजन का बिटिया बात बिल्कुल नहीं है। यस सर। आमिर जो वहां का रूल करता था, अकेले तो जाता नहीं वो, तो 4 आदमी को भेजा होगा और अंग्रेजों को जाकर के कि जाके इन लोगों से, अमीर जो हमारे नुमाइंदे उनसे आप संधि कीजिए। राइट, तो इसका कंक्लूजन लिखो। इसका 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 निष्कर्ष क्या हुआ? एक्सक्लूड फ्रेंच एंड अमेरिकन्स फ्रॉम ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबके साथ संधि तो की जाए व्यापार के लिए, लेकिन अमेरिकन और अमेरिकी लोगों और फ्रांसी फ्रेंच के साथ व्यापार नहीं किया जाए। एक्सक्लूड फ्रेंच एंड अमेरिकन फॉर ट्रेड। इंग्लिश के बच्चों लिखो, एक्सक्लूड फ्रेंच एंड अमेरिकन फॉर ट्रेड। अमेरिकन और फ्रांसीसियों को साथ संधि नहीं की जाए, व्यापार का कोई बात नहीं रहेगा। राइट राइट। यस सर। तुम लोगों को इतना देर रिस्पॉन्स क्यों होता है? व्हाई इट इज सो लेट इन रिस्पॉन्स? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है क्या रवि? माइक बंद कर देता है, माइक खोले तो। अच्छा अच्छा, वही कर रहा है। ठीक है, अब लिखिए आगे बेटा, हेडिंग दो, ट्रीटी ऑफ 1832, 1832 की संधि। 1832 की संधि, ट्रीटी ऑफ 1832। 1832 की संधि, इसको लाल से लिखना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश गॉट परमिशन टू ट्रेड। इंग्लिश गॉट परमिशन टू ट्रेड एक्सेप्ट, लाल से लिखाएगा ये, एक्सेप्ट items of warfare. English got permission to trade except items of warfare. अब हिंदी वाले बच्चे लिखो, अंग्रेजों को इस संधि के द्वारा, अंग्रेजों को इस संधि के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति तो मिल गई, परंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि युद्ध सामग्री का व्यापार नहीं कर सकेंगे। लाल से लिखते रहिएगा, अपने हम लाल हटा देंगे, बोलेंगे। जिसके पास लाल कलम नहीं है वो लिखेगी, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। लाल कलम होती इट इज ऑलवेज बेटर। इंग्लिश गॉट परमिशन टू ट्रेड एक्सेप्ट आइटम्स ऑफ वारफेयर। 1832 की संधि के अनुसार इन अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार मिल गया, परंतु संधि में यह स्पष्ट कर दिया गया
कि युद्ध सामग्री का व्यापार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। दूसरा इंग्लिश सिटीजन्स would need passport to settle or travel there. अंग्रेज या ब्रिटिश नागरिकों को वहां यात्रा करने के लिए या व्यापार करने के लिए ब्रिटिश नागरिकों को वहां यात्रा करने के लिए या व्यापार करने के लिए पासपोर्ट लेना जरूरी होगा। बिना पासपोर्ट के कोई भी ब्रिटिश नागरिक न तो वहां यात्रा कर सकेगा और न तो व्यापार कर सकेगा। तीसरा, आमिर्स had rights to alter duties. Amirs had right to alter duties or changes if they felt it was too high. Amirs had rights to alter duties or change if they felt it was too high. आमिर को यह अधिकार दिया गया, आमिर को यह अधिकार दिया गया कि जो टैक्स है, ड्यूटीज है, शुल्क है, कर है, उसमें बदलाव वो कर सकते हैं। वो भी तब जब उनको लगा कि टैक्स या शुल्क या कर या ड्यूटी बहुत ज्यादा है। आमिर को यह अधिकार दिया गया कि शुल्क में कटाई कर सकते हैं वो, अगर शुल्क बढ़ा हुआ ज्यादा उनको लगेगा तो शुल्क को घटा सकने का अधिकार उनके पास है। नेक्स्ट 1836, राइट? समझ रहे हो? सुन रहे हो तुम लोग? हेलो हेलो, ए रवि जी, रवि, पप्पू, अरे कोई है जी? अरे भीतर एक आदमी यहाँ बैठो भाई। ये क्या मेरे अद्भुत, हमको कष्ट हो रहा है भाई। उधर तुम लोग एक आदमी बैठ जा रहा था। कहाँ बोल? Yes, sir. 1836 में लिखो ऑकलैंड, AUCKLAND, ऑकलैंड। He became Governor General
Auckland in 1836 became Governor General. 1836 में ऑकलैंड गवर्नर जनरल होकर के भारत आया। एक लाल से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, फिर लिखा रहे हैं, he had an imperialistic attitude. He had an imperialistic attitude. He had an imperialistic attitude. अब हिंदी में लिखो, ऑकलैंड जब बिहार का रहे, ऑकलैंड गवर्नर जनरल होकर 1836 में आया, उसका जो व्यवहार था या विचार था या जो उसकी सोच थी या उसकी कार्य करने की जो शैली थी, जो पद्धति थी, वो राजशाही थी। बस समझना ना, आया था व्यापार करने, Yes, sir. यहाँ राज करने नहीं आया था। लेकिन ऐसे गवर्नर जनरल को भेजा गया जो व्यापारी कम था, वो राजशाही करने ज्यादा आया था। इसलिए ये टर्निंग पॉइंट 1836 ले रहा है। 1836 ऑकलैंड बिकेम गवर्नर जनरल। ही हैड एन इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड, राजशाही एटीट्यूड उसका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में क्वेश्चन आता है 4 गवर्नर जनरल का नाम देकर के, और उसमें आता है कि इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड का कौन था, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। He had at that time महाराजा रणजीत सिंह came to power. उसी समय उन्हीं दिनों महाराजा रणजीत सिंह भी शक्तिशाली होकर के उभरे। महाराजा रणजीत सिंह उभरे पंजाब में। पंजाब, हम लोग सिंध की यात्रा खत्म कर चुके हैं। सिंध की कहानी हम लोग 1832 के बाद से समाप्त हो गया है। वी हैव कंक्लूडेड द सिंध स्टोरी बाय ट्रीटी ऑफ 1832। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब। In 1836, Auckland became Governor General. He had an imperialistic attitude. At that time, Maharaja Ranjit Singh came to power in Punjab. He immediately attacked Sindh. Auckland immediately attacked Sindh. Maharaja Ranjit, I again repeat it. Maharaja Ranjit Singh came to power, and he, ऑकलैंड जो हमने लिखा है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लो। ऑकलैंड डिड नॉट अटैक, Ranjit Singh attacked Sindh, and Auckland went to Ameers. रंजीत सिंह ने अटैक किया सिंध पर, और ऑकलैंड वेंट टू अमीर्स ऑफरिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह ने सिंध पर अटैक किया, तो ऑकलैंड ने अपनी सेवा क्या कहें, अपना हेल्प, अपनी सहायता के लिए आमिर को सूचना भेजी, एंड ऑफर किया कि हम आपको इस समय सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, बट एट देयर एक्सपेंस। लेकिन ये खर्चा जो होगा ये अमीर देगा। बात क्लियर हो गया। रणजीत सिंह जब शक्तिशाली हुए तो उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया,
बचाने के लिए ऑकलैंड आगे आया। उसने अमीर को कहा कि हम राजा रणजीत सिंह के आक्रमण से आपकी सहायता कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं। शर्त ये रहेगा कि खर्च आपको देना पड़ेगा। 1838 1838 ट्राइपेरिटाइट ट्रीटी 1838 ट्राइपेरिटाइट TRIPARTITE ट्रीटी ट्राइपेरिटाइट ट्रीटी हिंदी में लिखिए आप 1838 की त्रिपक्षीय संधि। अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं, लिखते आए हैं दो पक्षों के बीच की संधि। अब हम लोग यहाँ इस बिंदु पर, इतिहास के इस बिंदु पर आ गए हैं कि ट्राइपेरिटाइट संधि, त्रिपक्षीय संधि की बात हो रही है। ये संधि किनके बीच में हुई? ट्राइपेरिटाइट ट्रीटी एमंग सिंध, पंजाब एंड इंग्लिश। ध्यान से लिखिएगा, ये त्रिपक्षीय संधि हुई अंग्रेजों, पंजाब और अमीर के, सिंध, अमीर और सिंध, पंजाब और इंग्लिश के बीच में। सिंध, पंजाब और इंग्लिश के बीच में यह संधि हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? फॉलोइंग वेयर द important conditions of the treaty. Following were the important conditions of the treaty. First, English offered mediation to solve all disputes. English offered mediation to solve all disputes. अंग्रेजों ने यह सुझाव दिया कि आप लोगों के बीच में जो भी विवाद है उसकी मध्यस्थता हम करेंगे। आप लोगों में जो भी विवाद है उसकी मध्यस्थता, उसको सुलझाने के लिए हम आपको अपनी सेवा दे सकते हैं, आपकी मध्यस्थता, मीडिएटर का काम हम करेंगे। दूसरा, they would give back territories and compensation उन लोगों को टेरिटरीज, भौगोलिक क्षेत्र वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए वार का खर्चा, मुआवजा देना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम क्या है? फिर से बोल देते हैं। हाँ, 1838 का जो ट्रीटी हुआ सिंध, पंजाब और इंग्लिश के बीच में, उसकी प्रमुख शर्तें थी कि अंग्रेजों ने ऑफर किया कि आप लोगों के बीच का जो डिस्प्यूट है, विवाद है, उसको सुलझाने की दिशा में हम मध्यस्थता कर देंगे और उसके एवज में आपको कुछ क्षेत्र हमको देना होगा और मुआवजे के रूप में कुछ रकम देनी होगी। किंतु देखा गया कि अंग्रेजों का अपना भी इसमें कुछ हित होगा जो छुपा हुआ होगा।
वो आए थे यहाँ व्यापार करने, रूल करने लगे, और ध्यान से सुनो, वो हम लोगों के हमारे झगड़े को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने लगे, और मध्यस्थता की कीमत भी वसूलने लगे। सोचो कितने चतुर वो लोग थे और हैं। English came here just for trade. English came here just for trade. They started trading, fortifying the settlements, then started dividing Indians. They divided easily. They started ruling, and now they are posing themselves as mediators to solve our disputes. See the long journey. See the long journey. So this was something, write it down. This was a hidden agenda, and for this dispute solving method, they want some money also. देखो कितने क्लेवर हैं। आपका झगड़ा हम सुलझा देंगे, तो कुछ पैसा दीजिए, आप कुछ हमको भौगोलिक क्षेत्र भी दीजिए। अरे ऑलरेडी तो भौगोलिक क्षेत्र में आप इंटर कर गए हो, हमारे घर में इंटर करके हमारे भाइयों में झगड़ा लगा करके फिर उसी झगड़े को सुलझाने के लिए आप आ गए हो मध्यस्थता करना। हम लोग बहुत देर से समझे। आप मेरे घर में आए विदेशी बन करके, अब विदेशी आप हैं ही, आप व्यापार करने के लिए आए थे, आप व्यापार करने लगे, अपने सेटलमेंट्स का किलेबंदी करने लगे। जहां जहां परमिशन हमने दिया वहां भी किलेबंदी आप जबरदस्ती करने लगे, हमारे लोगों को फोड़ने लगे। वो फूट भी गए आसानी से, हम ही पर रूल करने लगे। उसके बाद हमारा झगड़ा सुलझाने के लिए आप आ गए, फिर हमारा झगड़ा सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा उससे मतलब में आपको नहीं है। उस झगड़े की मध्यस्थता के एवज में आप हमसे पैसा भी मांग रहे हैं, पैसा भी मांग रहे हैं, आप कुछ भौगोलिक क्षेत्र भी मांग रहे हैं, और इसके अलावा इतना चीज तो दिखाई दे रहा है, इतना चीज दिखाई दे रहा है। आप भगवान का अवतार नहीं है कि आप यहाँ आए थे बहुत नेक नियति से आए थे हमारा झगड़ा सुलझाने। आपकी नियत है कि आपको फंड चाहिए। काहे के लिए फंड चाहिए? मैंने पहले बहुत कहा था कि जब वो अंग्रेज इंडिया में आए तो व्यापार भी करने आए, तो निश्चित रूप से उनको यहाँ बहुत तरह के प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल की यात्रा तो अलग है, फ्रेंच थे, डच थे, डेनमार्क था, वो अलग यात्रा है। और दूसरी यात्रा है कि हमारे यहाँ उस समय इंडिया में जो शासक थे, यहाँ भी तो लोग रूल कर रहे थे, तो इनको लड़ना था इन लोगों से भी। इन लोगों से लड़ने के क्रम में हम लोग मैसूर को देख चुके हैं, मराठा देख चुके, सिंध देख चुके और पंजाब देख चुके। और आगे आने वाला जो चैप्टर है अफगान, मैंने क्या कहा था पहले लिखा था कि अफगान, बर्मा, नेपाल अभी उतना बाकी है। तो अफगानिस्तान का वार भी इनके दरवाजे पर खटखटा रहा था। इनको अचानक इंडिया में आए तो अचानक सबकी आसानी से नहीं मिला, संघर्ष करना पड़ा इनको। तो अफगान वार चूंकि दस्तक दे रहा था, इट वॉज नॉकिंग एट द डोर, इसके लिए इनको फंड चाहिए था।
तो फंड चाहिए था, तो इनका हिडन एजेंडा यही था, इनके मन में जो छुपी हुई बात यही थी कि अफगान वार के लिए इनको पैसा चाहिए था। उस पैसे के लिए ये सीधे सीधे कैसे बात करते, इन्होंने उसको एक कवर चढ़ाया, एक मुलम्मा चढ़ाया कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके झगड़ा को सुलझा देंगे। सॉल्व हो या नहीं इसकी गारंटी हमारी नहीं है, लेकिन सुलझाने का प्रयास आप लोग कीजिए, हम मध्यस्थता कर देंगे, उसके एवज में पैसा लेंगे आपसे और टेरिटरी लेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का जो होगा वो होगा 1839 से 1842 तक का। 1839 से 1842 का चैप्टर रहेगा। उस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। राइट, सुन रहे तुम लोग? हाँ, हम लोग 1839 से 1839 से 1842 की यात्रा करेंगे, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। थोड़ा सा हम लोग ये चर्चा कर लें कि जैसे कि अभी का अगर देखा जाए तो देखो यूपीएससी की जो तैयारी होती है उसमें सब विषय चलता रहेगा साइमल्टेनियसली, नॉट मोर देन 10 minutes, 5 minutes, we will be talking about current। हम लोग जब ऑफलाइन क्लास होगा तो हम लोग बेटर तरीका से कर सकेंगे, ऑनलाइन में उतना जुड़ नहीं पाता, हम लोग कनेक्टिविटी उतना हो नहीं पाता है। तो टॉपिक्स जो है एक हफ्ता का, लास्ट थर्सडे को क्लास हुआ था, इस थर्सडे को क्लास हो रहा है, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोगों को क्या, एनीबॉडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोगों को क्या क्या नजर आता है? Anybody tell me in English or in Hindi? I am comfortable both in English and Hindi. Current topics, national, international, तुम लोग के दिमाग में कुछ आता है तो हम लोग डील करेंगे बैठ करके, ऐसा बात नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स तुम लोग बोलो या हम बताते हैं। Why everybody is silent? सर आप बता दीजिए। नहीं, हम क्यों बताएं? हम तुम एक हफ्ता क्या किए हो? हम तो लिखाएंगे, हम तो लिखाना है, तो लिखाने का मैंने क्लर्क फिर तुमको बनाना है। ऑफिसर बनना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते इस तरह हम लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। हम तो लिखा ही देंगे। एक हफ्ता के अंदर में कुछ बर्निंग टॉपिक नेशनल इंटरनेशनल आप बताइए, कुछ घटेगा बढ़ेगा डिस्कस तो हम लोग बोल ही सकते हैं ना। कुछ टॉपिक तुम लोग बोलो, नहीं बोलोगे तो मेरा नुकसान नहीं होगा। हम क्लर्क को नहीं पढ़ाता है, हमेशा ध्यान रहे। जो हमने लिखा है वो थोड़े कि मेरे ही पास है, वो हर किताब में लिखा हुआ है। एनीबॉडी और नोबॉडी? Nobody is talking about any topic of the last 1 week. Why? वन वीक में क्या हुआ निशांत कुछ नहीं पता है, उत्कर्ष कुछ नहीं पता है। सर इंडोनेशिया का कैपिटल चेंज हुआ। हाँ ठीक है, और एक हफ्ता में कुछ भी बोलो ना। करना तो पड़ेगा बेटा, करना तो पड़ेगा। एक हफ्ता का टॉपिक तुम लोग अब से अगर अगला क्लास भी अगर इस तरह से ऑनलाइन होगा तो तुम लिख करके रखना। एक हफ्ते का क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ नेशनल
इंडिया में क्या, इंडिया में कुछ हुआ है नेशनल काम? पप्पू जी अकेले चाय पी रहे हैं, इनको इतना भी दिमाग नहीं है। क्या हुआ है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। अमर जवान ज्योति वाला एक चैप्टर है उसका, उसके बाद जो क्या बोलते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो भी नॉक कर रहा है ना, रूस और यूक्रेन का जो मामला वो भी दिखाई दे रहा है ना। थर्ड वर्ल्ड वॉर भी करीब करीब वो दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ये बताओ कि जो राष्ट्रपति ने जो पुरस्कार दिया है, पद्म अवार्ड्स दिया है, उसका क्या है? राष्ट्रपति ने जो पुरस्कार प्रदान किया है उसके बारे में कुछ बोलना है तुम लोगों को? चुपचाप नहीं रहो, तुम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे तो एक हफ्ता का कोई भी तुम लोग बच्चा हो, नेशनल इंटरनेशनल कोई भी न्यूज लिख करके रखना, हमको सुना देना। ऑफलाइन के लिए जो आना चाहता है। अब सुनो, बोले पप्पू जी कह रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास भी तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? हेलो सर, कब से आना हुआ ऑफलाइन क्लास? कल से ऑफलाइन क्लास भी आप लोग कर सकते हो कल से। सर टाइमिंग क्या रहेगा? टाइम है ना? टाइमिंग क्या रहेगा पप्पूलाल? मैसेज या पप्पूलाल मैसेज भेजेंगे, पप्पू जी का मैसेज तुम लोगों को चला जाएगा, ठीक है? ओके सर। और कुछ पूछना चाहो तो किसका फोटो आ रहा है इस पर? कौन है? निशांत है? कौन है? पप्पू एंड अदर्स, जयप्रकाश, सूरज, सरोज, ठीक है बेटा। और कुछ पूछना हो तो पूछो, कुछ बोलना हो तो। चलो, थैंक यू, हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। बताओ।